यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं वेयर इन और नॉट इन। इन और नॉट इन में करना क्या होता है, अगर आपके पास जो डेटा है उसमें बहुत सारे नेम्स हैं, ठीक है, कई सारे कस्टमर हैं जिनों के नेम्स हैं। अब आपको वो सारे रिकॉर्ड्स चाहिए जिनमें एक तो रोहन का रिकॉर्ड चाहिए, एक कार्तिक का, एक मुस्कान का। तो इन तीनों का चाहिए, तो इनके लिए अपन क्वेरी में वेयर को कैसे बता सकते हैं कि वेयर नेम इक्वल्स टू रोहन कार्तिक और मुस्कान, तो ये गलत हो जाएगा। तो जब एक सिंगल वैल्यू से कंपेयर किया जाता है, जब एक सिंगल वैल्यू हो, तो अपन ऐसे कर सकते हैं वेयर नेम इक्वल टू रोहन। तो ये सिर्फ एक सिंगल वैल्यू पे काम करेगा, बट एक से ज्यादा करनी रहती है। तो अपने को अगर वेयर को ही इस्तेमाल करना है तो अपने को ऐसे करना पड़ता, वेयर नेम इक्वल्स टू रोहन और नेम इक्वल्स टू कुणाल और नेम इक्वल्स टू मुस्कान और नेम इक्वल्स टू कुसुम। ठीक है, तो ये चार लोग के लिए नेम लिखने पड़े। अब ऐसे अगर अपने को 15 नेम, ऐसे 20 नेम चाहिए, तो अपने को यही चीज को कंटिन्यू करना पड़ता। तो इसको अवॉइड करने के लिए अपन फिर क्या करते हैं, वेयर को दूसरे तरीके से लिखते हैं, अपन इन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। अब जो इन होता है वो क्या होता है, इक्वल टू की जगह अपन इन को इस्तेमाल करेंगे। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, अपन क्या करते हैं, सारे नेम की एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे रोहन का एक नाम है, फिर कुणाल का एक है, फिर कुसुम का है, फिर मुस्कान का, इन सब का। और अपन सिर्फ ऐसा लिखेंगे कि वेयर नेम और इन। और जैसे इन लगाएंगे वो क्या करेगा कि नेम या तो रोहन से मैच हो जाए तो आ जाएगा, या तो इससे मैच हो जाए तो आ जाएगा, या इससे मैच हो जाए तो आ जाएगा, या इससे मैच हो जाए तो आ जाएगा। अगर कोई ऐसा नेम है जो इन चारों से मैच नहीं हुआ, तो वो रिकॉर्ड फिर नहीं आएगा। तो इन ऑपरेटर इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अपने को एक क्वेश्चन करना है यहाँ पे कि अपने पास एक कॉलम है सब कैटेगरी। अब सब कैटेगरी में आर्ट, पेपर और टेबल, सिर्फ इन तीन कैटेगरी का डेटा चाहिए था। तो अपन ने क्या लिखा, सिलेक्ट नेम सब कैटेगरी एंड सेल्स फ्रॉम स्टोर वेयर सब कैटेगरी इन, और फिर एक लिस्ट बना दी आर्ट, पेपर और टेबल्स की। और इसको अपन ने रन करके देखा, तो यहाँ पे आप देखोगे सब कैटेगरी में क्या है, सब कुछ आ गया। मतलब सब कुछ नहीं आया, सिर्फ आर्ट, टेबल और पेपर्स आए। अगर अपन ने वेयर नहीं लगाया होता तो फिर कुछ इस तरीके का दिखता, आर्ट, एसेसरी, टेबल, पेपर, स्टोरेज, एनवलप, बाइंडर, सब कुछ। बट जैसे ही अपन ने वेयर लगाया और अपन इन ऑपरेटर पे इसका, इसलिए अपने को सिर्फ ये तीन ही दिख रहे हैं। ठीक है, इस वाले को यूज करके देखो वेयर इन के साथ। आ गया। अब इसका आप इसका जस्ट अपोजिट भी सर समझ सकते हो कि अगर अपन ने ऐसे लिखा होता वेयर नेम नॉट इन, तो नॉट इन क्या करेगा, नॉट इन इसका जस्ट अपोजिट कर देगा। तो अगर यही सारे नेम यहाँ पे होते तो आपको जो कॉलम मिलेगा उसमें ये चारों एक्सक्लूड हो जाएंगे और बाकी बचा वो सारा डेटा मिल जाएगा। तो इसका मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हैं, नॉट इन का यूज करने पे ये डेटा नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ ये हुआ तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो नॉट इन इसका जस्ट अपोजिट है। तो अगर इसको अपन बस एक नॉट कीवर्ड आगे लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, एसेसरी, स्टोरेज, सब कुछ आ गया,
बट अब आर्ट पेपर और टेबल्स नहीं लिखेंगे इस सिस्टम। ठीक है, आगे। तो ये था इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर। जो अगला अपन देख रहे हैं वो है ग्रुप बाय। अभी ग्रुप बाय क्या होता है? अगर अपन के पास बहुत बड़ा डेटा है, उसमें रीजन का भी डेटा है और सेल्स का भी डेटा है, और अगर अपने को हर एक रीजन में कितनी टोटल सेल्स हुई है वो पता करना है, तो अपन सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते कि सिलेक्ट किया रीजन और उसके साथ सेल्स। इसे तो दोनों एग्जैक्ट कॉलम आ जाएंगे, तो अपन ने सोचा इसको सम ऑफ सेल्स में कन्वर्ट कर देते, तो अपने को हर एक रीजन और उसकी टोटल सेल्स मिलेगी। और अपन ने किया फ्रॉम स्टोर। तो इतना रन करने पे एक्चुअल में क्या होगा, वो आपको एक एरर दे देगा, क्योंकि अपन ने एक एग्रीगेशन और एक कॉलम को एक साथ इस्तेमाल किया। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि जब एक रेगुलर कॉलम, जो चाहे कुछ भी हो, डेट हो, टेक्स्ट हो, नंबर, कुछ भी हो, उसके साथ एक एग्रीगेटेड कॉलम आए, तो वो अलाउ नहीं करता। एक एग्रीगेटेड कॉलम और सारे एग्रीगेटेड कॉलम है तो ठीक है, काम बन जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि हर एक रीजन का अलग सम ऑफ सेल्स निकालो। वो एक्चुअल में क्या करता है, वो टेबल में से डेटा को पहले डिवाइड करता है। डिवाइड कैसे? ईस्ट रीजन का सारा डेटा अलग निकालेगा, वेस्ट रीजन का अलग और साउथ का अलग। फिर वो इसकी सम ऑफ सेल्स निकालेगा, इसकी भी सम निकालेगा और इसकी भी सम निकालेगा। और फिर एट द एंड सिर्फ एक रिकॉर्ड बचाएगा इससे कि ईस्ट की टोटल सेल्स है 200, वेस्ट की टोटल सेल्स निकली 350 और साउथ की निकली 400। और आपको जो आउटपुट मिलेगा वो ये मिलेगा। और ये वाला पार्ट, इसे ग्रुप में डिवाइड करने का ग्रुप काम कौन करता है? ये काम करता है ग्रुप बाय। तो यहाँ पे अपने को फ्रॉम के बाद लिखना पड़ता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय और किसके बेसिस पे? रीजन के बेस पे। तो रीजन के बेस पे ऐसे डेटा डिवाइड होगा और फिर उसके बाद सम अपना काम करेगा। ठीक है, तो पहले कौन चलेगा? फिर पहले फ्रॉम, ग्रुप बाय और फिर सम करेगा। तो ग्रुप में पहले डिवाइड होंगे और फिर उसके बाद सम अपना अपना काम करेगा। इसको अपन करके देखते हैं। अपन ने पहले तो बिना उसके किया सिलेक्ट रीजन और सेल्स, तो ये तो पूरे के पूरे कॉलम आ जाते हैं जो एग्जैक्ट कॉलम है। फिर अपन इसको इस फॉर्म में करके देखते हैं, रीजन वाइज टोटल सेल्स। तो अपन ने सिलेक्ट किया रीजन, सम ऑफ सेल्स फ्रॉम स्टोर और ग्रुप बाय रीजन। इसे रन करने से फिर अपने को हर एक ग्रुप का एक अलग मिला। इसका मतलब वेस्ट का एक डिवाइड होकर अलग बना, उसकी टोटल अलग कैलकुलेट हुई। फिर ईस्ट की अलग कैलकुलेट हुई, साउथ की अलग और सेंट्रल की अलग। काइंड ऑफ एक पिवट टेबल टाइप पे ही रहता है कि अपन ने इसे रो पे डाल दिया और एक को वैल्यू पे। ठीक है, इसको करके देखो आप लोग, ग्रुप बाय। आगे, अब ये अभी अपन ने रीजन के बेसिस पे किया। अगर अपने को हर एक सिटी का डिफरेंट चाहिए होता तो अपने को चाहिए क्या? सिटी। अपने को चाहिए सिटी वाइज टोटल प्रॉफिट। तो एक तो सम ऑफ प्रॉफिट भी जाएगा और एक सम ऑफ सेल्स भी जाएगा। और सिटी को पहले डिवाइड करना पड़ेगा डिफरेंट ग्रुप में, उसके बाद ही उनके अंदर का सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट हो। तो इसकी क्वेरी करके देखो
कि हर एक सिटी आ जाए, उसका टोटल प्रॉफिट और उसकी टोटल सेल्स आ जाए। आ गया सबका? ठीक है, तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे अगर डेसिमल्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, कर दिया था। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं, एवरेज वगैरह, सम वगैरह, प्रॉफिट में। तो इनको राउंड करके यूज़ करना में ज़्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी क्लीन दिखती हैं यहाँ पे। हम्म? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। इसका सेपरेट लगाना पड़ेगा, इसका भी सेपरेट लगाना पड़ेगा। जैसे ये जो स्टूडेंट टेबल है, इसका भी डेटा आपको उस पर मिलेगा। जो गिटहब वाली लिंक है ना, उसमें फ्री डेटा सेट पे एक स्टूडेंट टेबल मिल जाएगा। उसमें क्या है, स्टूडेंट और उनकी यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट लिया है, उनका जेंडर क्या है, उनकी मार्किंग क्या रही, वो है। तो इस टाइप के डेटा पे अगर अपने पास ऐसा डेटा है और उसके बेस पे जेंडर वाइज एवरेज मार्क्स अपने को शो करना है, तो अपने पास जेंडर वाला भी एक कॉलम है और एक मार्क्स वाला भी। तो इसके लिए कैसे लिखना पड़ सकता है अपने को काइंड ऑफ सिलेक्ट जेंडर। जेंडर अपना कैटेगोरिकल कॉलम हो गया, और फिर एवरेज मार्क्स तो अपन एवीजी लेंगे ऑफ मार्क्स। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल एंड ग्रुप बाय में अपन जेंडर दे देते हैं। ठीक है। तो ऐसे अपने को ऐसा मिल जाता है कि मेल के एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं और फीमेल के एवरेज मार्किंग कितनी है। अब ऐसे ही अगर अपने को हर एक डिपार्टमेंट का शो करना होता, कि हर एक डिपार्टमेंट वाइज एवरेज मार्क्स फॉर ईच जेंडर। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग हो गया। इसमें आप देखना, शो डिपार्टमेंट वाइज, मतलब डिपार्टमेंट का तो डेटा आना ही है और उनके एवरेज मार्क, बट हर एक जेंडर के लिए अलग आना चाहिए। ये यहाँ पे एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जब अपने पास दो कैटेगरिकल कॉलम होते हैं, तो इसमें अपने को डिसाइड करना होता है कि अब करना क्या चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, इतना बड़ा डेटा है, तो अगर इसे पहले जेंडर के बेस पे डिवाइड कर दिया गया, तो वो सबसे पहले इस डेटा के दो कट करेगा, एक मेल का और एक फीमेल। फिर डिपार्टमेंट के वाइज कट किया, तो फिर इसके अंदर बनेंगे साइंस, मैथ्स और इंग्लिश। और इसके अंदर भी तीन बनेंगे, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश। और फिर जो सम चलेगा या फिर एवरेज चलेगा, वो फिर इस डेटा को क्या करेगा, एवरेज करेगा। तो ऐसे अपन मेल का अलग कर सकते हैं। अच्छा, अगर लिखते वक्त आगे पीछे कर दिया, पहले डिपार्टमेंट कर दिया, तो मेजर ग्रुप डिपार्टमेंट का बनेगा, और फिर इससे सब ग्रुप हर एक के मेल और फीमेल का जेंडर। और इस टास्क को कैसे करते हैं, अपन सिलेक्ट करते ना, दोनों कॉलम लेंगे। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट दिया तो पहला ग्रुप डिवाइड होगा डिपार्टमेंट के बेस पे, फिर वो डिवाइड होगा जेंडर पे, और फिर जो तीसरा कॉलम मिलेगा वो मिलेगा अपने को एवरेज ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में भी सेम ऐसे ही, ऊपर अपन ने दिखाया दो हैं, और नीचे भी अपने को डिपार्टमेंट देना पड़ेगा, और यहाँ पे जेंडर। ठीक है। तो काइंड ऑफ एक रूल ऑफ थंब ऐसा हो जाता है कि जितने भी कॉलम यहाँ पे हैं उतने ही कॉलम ऊपर दिखने चाहिए। ऊपर अपन कोई एक्स्ट्रा कॉलम अभी नहीं ला सकते। अगर जैसे मैंने अभी आईडी ले आया,
आईडी इस पूरे ग्रुप को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है, तो यहाँ पे एरर हो जाएगा। तो डिपार्टमेंट जेंडर को यहाँ पे रखना है और डिपार्टमेंट जेंडर को ही यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे एवरेज मार्किंग। तो इस तरीके से किया जाता है फिर 2 कॉलम के बेस पे। हाँ, वो जैसा अपन ने स्टोर को लोड किया था ना, वैसे ही डेटाबेस पर राइट क्लिक करना है। एक बार स्टूडेंट डॉट सी को डाउनलोड कर लिया, डेटाबेस पर राइट क्लिक करना है, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड पे जाना है। याद आ गया? डेट का कॉलम होगा तो ही अपने को वो डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो बस नेक्स्ट 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 करना है। और बस वो आखिरी वाला जो मैसेज होता है ना कि कितने रिकॉर्ड इंपोर्ट हुए, वो बस जज कर लेना कि अगर वो सही दिखा रहा है नंबर तो ठीक है, अगर वो जीरो दिखा रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोसेस में दिक्कत है। ठीक है, अपन इस बार पे ये वाला क्वेश्चन को करके देखते हैं। यहाँ पे इसको करके देखा है, शो कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स फॉर ईच रीजन। अब इसमें अपन डिसाइड कर सकते हैं किसको पहला ग्रुप बनाना है। जैसे पहली रिपोर्ट चाहिए कि हर एक रीजन अलग हो जाए और फिर उसके अंदर सब डिवाइड हो, किसके बेस पे, कैटेगरी के बेस पे। तो मेजर सारे रीजन अलग होंगे, फिर उनकी कैटेगरी और फिर उनकी टोटल सेल्स फ्रॉम स्टोर। और नीचे भी इसी ऑर्डर पे लिखा है कि रीजन और फिर कैटेगरी। इसको अपन ने रन करके देखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रॉपर्ली अभी अरेंज नहीं है, रीजन पे क्लिक करके अरेंज हो जाएंगे। सेंट्रल, तो सेंट्रल के तीनों आ गए और तीनों की टोटल सेल्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डेसिमल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब, इस पार्ट को राउंड अप करते अपन और से रन। तो फिर अब ये सही है। तो पहले मेजर कैटेगरी का ग्रुप बनेगा और ऑफिस सप्लाई के अंदर फिर रीजन ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। हालांकि डेटा में कुछ चेंज नहीं होता, सेंट्रल का ऑफिस सप्लाई 4008 रुपये होता, बट ग्रुप बनते टाइम वो थोड़ा सा आगे पीछे होते। मेजर ग्रुप इसका बनेगा, फिर सब ग्रुप इसके। ठीक है, इसको करके देखते हैं। हो गया। अब ये वाला क्या रह रहा है? आपने क्या क्या लिखा है उसमें अंदर, ये वाला मैच करके देखो। हाँ, हो गया। अब इस वाले को आप ट्राई करके देखो खुद से। अपने को करना है शो कैटेगरी देन सब कैटेगरी, इसका मतलब पहले कैटेगरी का ग्रुप फिर सब कैटेगरी का, उसके बेस पे टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट और एवरेज ऑफ क्वांटिटी, इसको अपने को शो करना है।
हो गया। हाँ, सिलेक्ट कैटेगरी कॉमा सब कैटेगरी कॉमा सम ऑफ सेल्स कॉमा सम ऑफ प्रॉफिट कॉमा एवरेज ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम स्टोर एंड ग्रुप बाय कैटेगरी कॉमा सब कैटेगरी। नहीं, सब कैटेगरी के सब अंडरस्कोर कैटेगरी है इसका नाम। कभी ऐसे कॉलम नेम पे कंफ्यूजन होना तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टोर करके देखना, उसमें वो कॉलम के नाम सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आ गया। अब एक टाइप की प्रॉब्लम देखते हैं, और अब जो नेक्स्ट अपन वर्ड सीख रहे हैं वो यहाँ पे हैविंग रहेगा। सपोज कि आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, सिंपल स्टूडेंट टेबल। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और डिपार्टमेंट के बेस पर अपन मार्किंग कर रहे हैं। तो अपन ने एक क्वेरी करी, और ये क्वेरी क्या कर रही है, पूरे स्टूडेंट टेबल को डिपार्टमेंट वाइज पहले डिवाइड कर रही है और उनके एवरेज मार्किंग निकाल रही है। तो जैसे साइंस डिपार्टमेंट है, तो साइंस डिपार्टमेंट की एवरेज मार्किंग कुछ ऐसी आ गई, 80 आ गई। मैथ्स डिपार्टमेंट की 62 आ गई। इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट की 48 आ गई। और हिंदी डिपार्टमेंट की यहाँ पे 93 आ गई। ठीक है, ये सब उनकी एवरेज मार्किंग है। अगर आप जो क्वेरी करी है उसमें ऐसा करना चाहते हो कि सिर्फ उतने ही डिपार्टमेंट दिखें जिन डिपार्टमेंट में अबव 70 मार्किंग हुई है, ऐसे डिपार्टमेंट की लिस्ट चाहिए जिनमें जो एवरेज मार्किंग थी वो अबव 70 रहे। तो इसमें अपन वेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो काइंड ऑफ एक आंसर रहेगा, नहीं कर सकते। अब वो क्यों नहीं कर सकते, वो ये देखते हैं। वेयर जो होता है, वेयर डेटा को फिल्टर करने के लिए रखता है। और वेयर कब रन होता है? वेयर तब रन होता है कि जैसे ही डेटा फ्रॉम से सिलेक्ट किया, तो अपने पास एक टेबल आ गया। ठीक है, ये सब इमेजिन करते हुए चलना, टेबल आ गया। फ्रॉम के जस्ट बाद फिर वर्क करता है वेयर। तो अगर अपन ने ऐसे लिखा कि वेयर एवरेज मार्किंग इज ग्रेटर देन 70, तो वो आपको एक एरर देगा। और स्पेसिफिकली कौन सा एरर, कि एवरेज मार्किंग जैसा मेरे पास कोई कॉलम है नहीं, क्योंकि फ्रॉम से टेबल बस आया ही है और अपन एवरेज मार्किंग को सर्च कर रहे हैं, तो वहां पे अपने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वेयर कभी काम करेगा ही नहीं एवरेज मार्किंग पे। बाकी सारे कॉलम पे काम करेगा, वो स्टूडेंट, डिपार्टमेंट, एज, नंबर, सब कुछ सब पे काम करेगा, बट एवरेज मार्किंग पे काम नहीं करेगा। तो ये एवरेज मार्किंग बनता कब है? ये बनता है ग्रुप बाय होने के बाद। वेयर के बाद फिर अपना रन हो रहा है ग्रुप बाय। ये पूरी जो प्रोसेस होती है ना, टेबल को डिवाइड करना, टेबल को एग्रीगेट करना, उनका एग्रीगेशन कैलकुलेट करना, और उसे फाइनल इस प्रोडक्ट पे लेके आना कि अपने पास डिपार्टमेंट हो और एवरेज मार्क, वो पूरी स्टेप इस पे हुई। अब अपने को क्या करना है, अपने को फिल्टर करना है ग्रुप बाय के बाद, कि ग्रुप हो गया है डेटा, अब जो एवरेज मार्किंग का कॉलम बन चुका है उसको फिल्टर करो। तो अपन वेयर नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वेयर पहले से टेकन है, तो वेयर का ही नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है हैविंग। अब जो हैविंग रहेगा, हैविंग क्या कर सकता है, हैविंग दो कॉलम को फिल्टर कर सकता है, पहला तो डिपार्टमेंट और दूसरा इसको। क्योंकि अब ये बन चुके हैं, अब जो डेटा में प्रेजेंट है वो ये है। अब जितना तरीके अपन वेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक कंपैरिजन करना, सब चीज जितनी भी देखी है, वो सब हैविंग आप यूज करेगा। और हैविंग में आप लिख सकते हो कि जो एवरेज मार्क है वो क्या रहे, ग्रेटर देन 70 रहे। ठीक है, तो इन चारों का ऑर्डर समझ में आया कि फिल्टर करना है और डेटा में पहले से कॉलम प्रेजेंट है तो वेयर इस्तेमाल किया जाएगा, बट वो ग्रुप बाय होने के बाद कॉलम बन रहा है तो हैविंग इस्तेमाल करेगा। ठीक है, आया? अपन इसको अप्लाई करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ के देखो। शो सब कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स।
इसका मतलब एक टेबल तो मिल जाएगा अपने को सब कैटेगरी और टोटल सेल्स का, वेयर द टोटल सेल्स, कि इनकी जो टोटल सेल्स कैलकुलेट हुई है वो क्या हो, लेस देन 1000 हो। ऐसी सब कैटेगरी जहाँ पे सब कुछ मिलाने के बाद, सारी टोटल सेल्स मिलाने के बाद भी $1000 नहीं हुए, वो सारा डेटा चाहिए। तो अपन ने क्या किया, अपन ने किया सिलेक्ट किया सब कैटेगरी टोटल सेल्स, और इसको एक नेम दे दिया प्रॉपर टोटल सेल्स, ताकि अपने को आउटपुट में दिखे और अपन आगे जाके इसको, इस वर्ड को इस्तेमाल कर सके। फ्रॉम स्टोर किया, अगर अपन ने ऐसे कर दिया वेयर टोटल सेल्स इज लेस देन 1000 इन ग्रुप बाय कैटेगरी, तो इसके आउटपुट में आप अंतर देखो। ये क्या कर रहा है, एक एरर दे रहा है, और स्पेसिफिकली एरर का मैसेज क्या है, अननोन कॉलम टोटल सेल्स इन वेयर क्लॉज। अननोन कॉलम इसलिए क्योंकि ये कॉलम शीट में पहले से नहीं था, इसलिए नहीं मिला। तो अपने को वेयर की पोजीशन भी बदलनी पड़ेगी और इसका कीवर्ड भी बदलना पड़ेगा, तो अपने को इसको ऐसे करना पड़ता, सिलेक्ट सब कैटेगरी टोटल सेल्स एज टोटल सेल्स फ्रॉम स्टोर। अब अपन करेंगे फ्रॉम के बाद ग्रुप बाय सब कैटेगरी, तो ग्रुप हुआ। फिर हैविंग का यूज करा अपन ने फिल्टर करने के लिए, जहाँ पे टोटल सेल्स क्या हो, लेस देन 1000, तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन सिर्फ इतना ही रन करके अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, तो ये था डिफॉल्ट टेबल। इसमें आर्ट में 1200 की कुछ सेल्स हुई, किसी में 15,000 की हुई, सब कुछ थे। इनमें से अपने को सिर्फ उनको ढूंढना था जिनमें 1000 से कम हुई है, जैसे सप्लाईज है, फर्निशिंग है। तो फिर ये काम कर रहा था। ठीक है, आया कि हैविंग और वेयर में अंतर क्या है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग, तो इसका आंसर दे सकते हो अभी आप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग, जितना भी समझ में आया उसके बेस पे। हाँ, पहले से शीट पे जो होगा। हाँ, हाँ, बट स्पेसिफिकली न्यू कॉलम नहीं बोलना वहां पे बोलना कि ग्रुप बाय लगाने के पहले अगर कभी फिल्टर लगाना हो तो वेयर का इस्तेमाल किया जाएगा, और वेयर सिर्फ उन्हीं कॉलम पे वर्क करेगा जो पहले से एग्जिस्टिंग है। बट हैविंग सिर्फ तब इस्तेमाल किया जाता है जो ग्रुप करने के बाद जो नए कॉलम बनते हैं उनको फिल्टर करना है, तो फिर हैविंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उसका आंसर है। कौन सा, ये वाला, ये गलत वाला? अच्छा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सिलेक्ट में दिख जरूर रहा है कि अपन ने टोटल सेल्स ऊपर बनाया, बट एग्जीक्यूशन ऑर्डर को हमेशा इमेजिन करना। एग्जीक्यूशन ऑर्डर चालू होता है फ्रॉम से, फिर वेयर पे, फिर ग्रुप बाय पे, और फिर सिलेक्ट पे जाएगा वो। ठीक है, इसलिए वो दिखेगा यहाँ पे कि पहले लिखा है, बट वो पहले बनेगा नहीं। पहले बनेगा ये सारे, इस ऑर्डर को फॉलो। आ गया।
अब वही जो अपन ने जैसा एग्जांपल डिस्कस किया था वो वैसा ही है। सिलेक्ट करना है डिपार्टमेंट और एवरेज मार्क्स। ठीक है, एवरेज मार्क्स इस परसेंटेज नहीं। ठीक है, परसेंटेज का। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट और ग्रुप बाय के डिपार्टमेंट। इसका मतलब हर एक डिपार्टमेंट पहले डिवाइड होगा, फिर हर एक डिपार्टमेंट का एवरेज मार्क्स आएगा। और फिर यहाँ पे अपने को हैविंग इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे अगर अपने इतना ही किया होता तो यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट हैं, 4 डिपार्टमेंट। कंप्यूटर साइंस के 89 आ रहे हैं, मैकेनिकल के 80, सिविल के इतने और इलेक्ट्रिकल के इतने। बट अगर अपने को सिर्फ वही डिपार्टमेंट दिखाना है जहाँ पे जो एवरेज परसेंटेज बन रहा है उनको मतलब मार्क्स का, वो 85 से अबव है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही इस पे वो हो रहा है। तो फिर ये कंप्यूटर साइंस को ही देगा। बट ये पॉसिबल कब हो पाया, जब अपन ग्रुप बाय के बाद हैविंग को इस्तेमाल किया। वेयर इस्तेमाल करते तो यहाँ पे काम नहीं होता। अब आपके लिए चैलेंज है कि इसको एनालाइज करके देखो इन दोनों का मार्क्स और इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। क्या मतलब क्या दोनों रन होंगी, कोई सी एक ऐसी जो रन नहीं होगी? दोनों रन होंगी, ये भी रन होगी और ये भी रन होगी। बट डिफरेंस क्या आएगा? हाँ, सिर्फ फर्नीचर। नीचे वाले में, नीचे वाले में भी यही आएगा। दोनों का आंसर जो आएगा ना वो आइडेंटिकल एग्जैक्टली सेम आएगा। बट दोनों में स्टिल एक डिफरेंस होता है। इसमें डिफरेंस क्या है? वेयर कब काम कर रहा है पहले। तो इमेजिन करना, 100 लाइन का डेटा आया, 100 लाइन में फर्नीचर सिर्फ 30 लाइन पे लिखा हुआ था, 30 रो पे था। तो आने वाली ग्रुप बाय होने मतलब वेयर ने उसे वापस से सिर्फ डेटा को 30 पे कर दिया। ठीक है, तो सम फंक्शन को कितना काम करना पड़ा, सिर्फ 30 रो पे जितना पे फर्नीचर था। तो काइंड ऑफ ठीक है, ये अच्छा था कि बाकी का अननेसेसरी डेटा अपन ने कट कर दिया। बट नीचे वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, नीचे वाली कंडीशन में हैविंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। हैविंग कब काम करता है, ग्रुप बाय होने के बाद। इसका मतलब कंप्यूटर ने 100 रो का जो डेटा था उसके पहले ग्रुप भी बना दिए, ग्रुप के टोटल भी कैलकुलेट करे। तो उसने बाकी रो का डेटा भी मैसेज मतलब कैलकुलेट कर लिया। तो कैलकुलेशन में लगता है टाइम। तो इसमें अपना टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो गए, क्योंकि अपन ने आउटपुट में तो सिर्फ क्या किया, सिर्फ फर्नीचर को ही देखा। तो फिर यूजलेस रहा ना कि ऑफिस सप्लाई की टोटल सेल्स और टेक्नोलॉजी की टोटल सेल्स कैलकुलेट करना। तो दोनों में अगर एफिशिएंट क्वेरी पूछी जाए कि इन दोनों से ज्यादा अच्छे कौन सी है, आउटपुट तो दोनों दे रहे हैं, तो फर्स्ट वाली ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें अपनी एनर्जी और टाइम दोनों सेव हो गया। इसमें एनर्जी और टाइम ज्यादा कंज्यूम हो गया। ये अभी अपन ने देखा था, पहले फ्रॉम रन होगा, फिर वेयर रन होगा, फिर ग्रुप बाय रन होगा और फिर हैविंग रन होता है। हाँ, सिलेक्ट फिर सबसे लास्ट, फिर आता है सिलेक्ट की बारी। ठीक है, इतना है। अब ये बाकी के 2 क्वेश्चन आप लोग के घर के लिए रहेंगे। अपन अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का मतलब होता है डेटा को रीअरेंज करना, रीऑर्डर करना। और दो ही टाइप के ऑर्डर होते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक डिसेंडिंग। अगर अपना डेटा अगर आप ध्यान से देखो, तो डेटा अभी किसी भी ऑर्डर में है। मतलब जो ओरिजिनल ऑर्डर जिस ऑर्डर में मेमोरी में सेव था, तो उसमें आप ईयर को आप फोकस कर सकते हो। कभी 2016 का डेटा है, कभी 15, कभी 14, कभी 17, कभी 14। तो प्रॉपरली अरेंज नहीं है, ये रेंडमली अरेंज है।
तो अगर डेटा को अरेंज करना होता है तो फिर अपने को ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑर्डर बाय को कैसे इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले तो अपन ने सिलेक्ट ऑल किया फ्रॉम स्टोर और फिर अपन ने डेटा को ऑर्डर किया। अब अपन ऑर्डर बाय कमांड का यूज करेंगे और उसे ये बताएंगे कि इन सारे कॉलम में से किसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना है, किसके बेस पे। तो अपन ने बताया कि ऑर्डर डेट के बेस पे, एग्जैक्टली इस कॉलम के बेस पे असेंडिंग करना है। फिर इस पोजीशन पे दो कीवर्ड आप लिखते हो, असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर के लिए, और डिसेंडिंग, डीएस, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। इसमें से कि असेंडिंग डिफॉल्ट होता है, इसका मतलब अगर कुछ भी ना लिखा जाए तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग में ही अरेंज कर देता है। तो अपन इसको ट्राई करके देखते हैं। अपन ने सब कुछ हटा दिया और इसे रन किया। अब जो आउटपुट आया उसको देखना, 2014 के ही सारे रिकॉर्ड है, पहले 1 तारीख के, फिर Feb 16 और फिर March 3। ठीक है, अब किसी भी कॉलम को ले सकते हैं। ऑर्डर डेट को लिया तो ऑर्डर डेट असेंडिंग में, नेम लेंगे तो ए से जेड तक के, और अमाउंट लेंगे सेल्स तो सेल्स के बेस पे करेगा। और ASC लिखने पे भी अभी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग पे ही चल रहा था। बट जैसे अपन DESC लिखेंगे तो तुरंत 2017 का पहले दे देगा। ठीक है, इसको इस्तेमाल करके देखो, आपको कॉलम चेंज करके देख सकते हो। पहले टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो, नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हो, डेट पे अप्लाई कर सकते हो। आगे अब जो ऑर्डर बाय होता है, ऑर्डर बाय की पोजीशन आप देखना। ऑर्डर बाय एक्चुअल में रन कहाँ पे होता है? इतना क्लियर था, फ्रॉम वेयर ग्रुप हैविंग, सिलेक्ट के बाद रन होता है ऑर्डर बाय। इसका मतलब चीजें पहले स्क्रीन पे आ जाएंगी और उसके बाद फिर वो रीऑर्डर होती हैं। इसका मतलब अगर ग्रुप बाय करके कोई कॉलम आएगा टोटल सेल्स, तो वो भी ऑर्डर में ऑर्डर किया जा सकता है। वेयर में भी किसी भी चीज को ऑर्डर किया जा सकता है, मतलब कुछ भी कर सकते हो आप। जितने भी कॉलम आपको आखिरी में दिख रहे हैं वो सब चीज ऑर्डर हो सकती है। तो अपन एक इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे अपन ने क्या किया, सिलेक्ट सब कैटेगरी और टोटल सेल्स फ्रॉम स्टोर ग्रुप बाय सब कैटेगरी। बट अभी जो सब कैटेगरी आ रही थी वो रैंडम ऑर्डर में आ रही थी। जैसे अभी अपन इसका प्रेजेंट वर्जन देखें तो आउटपुट आते वक्त आप देख सकते हो कि वो किसी भी ऑर्डर में आ रही है। बट जैसे अपन ने ऑर्डर बाय टोटल सेल्स, जो कॉलम सिलेक्ट में बन चुका था, उसे दिखा, तो फिर अब प्रॉपर्ली चीजें अरेंज हो गई हैं। टोटल सेल्स में पहले 19,000, फिर 19,200, फिर 15, फिर 10,000। ठीक है, आगे एक सिंगल कॉलम का। अब ठीक है, क्वेरी को आप मतलब रीयूज कर सकते हो, ऊपर जाके क्वेरी कॉपी पेस्ट करके बस उसमें एक लाइन और ऐड करना था अपने पास। अब अपन क्या करते हैं, ऑर्डर बाय विथ टू कॉलम देखते हैं। अपन ग्रुप बाय का ये वाला सीन आपको याद है, पहले मेजर ग्रुप होगा और फिर अंदर वाली कैटेगरी। ये सेम चीज किस में होती है, ऑर्डर बाय में। जब ऑर्डर बाय में दो कॉलम लिए जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले मान लो कैटेगरी को अरेंज किया, तो कैटेगरी में फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाईज है और टेक्नोलॉजी है। तो इस तरीके से मान लो वो अरेंज हो गए। अभी इनके अंदर जो सेल्स वाला जो रिकॉर्ड होगा, सेल्स, वो अभी भी रैंडम ऑर्डर में मिलेगी। तो अगर अपने को क्या करना है, पहले कैटेगरी को अरेंज करना है,
फिर जो सिमिलर कैटेगरी है जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर 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 फर्नीचर, तो अब नेम तो आगे पीछे हो नहीं रहा, तो सब एक जैसे ही है। तो इन सबको आपस में रीअरेंज करने के लिए अपन सेकंड ऑर्डर देते हैं, किसका? टोटल सेल्स का या फिर सेल्स का। तो फिर क्या होगी, अगर सेल्स में डिसेंडिंग दे दिया तो वो डिसेंडिंग में अरेंज, या फिर अपन बीच में सब कैटेगरी भी लगा सकते हैं। तो हर एक कॉलम जितने भी इस्तेमाल होंगे, हर एक कॉलम का एक असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है। तो अगर अपन ने आखिरी में ऐसे किया, ऑर्डर बाय कैटेगरी असेंडिंग, तो सारी कैटेगरी असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज होगी। जो सिमिलर कैटेगरी है वो फिर अरेंज होंगी सब कैटेगरी में, और इसको डिसेंडिंग में कर दी। नहीं, इसमें ये नहीं आएगा। यस, ठीक है, डिसेंडिंग। और फिर अपन ने किया सेल्स भी डिसेंडिंग। तो क्या होगा, इस ऑर्डर में अरेंज होगी, पहले कैटेगरी अरेंज होगी, फिर सब कैटेगरी, और फिर टोटल सेल्स अरेंज होगी। इसको अपन अप्लाई करके अपन ऐसे क्या, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टोर कैटेगरी, देन सब कैटेगरी और सेल्स। अब कैटेगरी के आगे कुछ नहीं लिखा था तो असेंडिंग है बाय डिफॉल्ट, सब कैटेगरी भी असेंडिंग है, सेल्स डिसेंडिंग फॉर्म है। तो इसको रन करो। तो इसके आखिरी में फोकस करना, कैटेगरी फर्नीचर आया, और उसके बाद सारे फर्नीचर्स अरेंज हुए बुक केसेस के बेस, और फिर टोटल सेल्स बुक केसेस की सब डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर इससे एक लेवल भी अपन ने हटा दिया तो फर्नीचर, अब पूरे फर्नीचर में सबसे टोटल सेल्स सबसे बड़ी 13,000 की। अब वो चाहे किसी की भी हो, चाहे वो टेबल चेयर कुछ भी हो, फर्नीचर पूरे फर्नीचर डिसेंडिंग ऑर्डर में थे। तो आया कि कैसे अपन एक एक लेवल को कर सकते हैं सॉर्ट। हो गया। आगे ऑर्डर बाय में भी जब मल्टीपल कॉलम्स होते हैं तो किस तरीके से अपन उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो रहा अच्छा। ठीक है, तो ये बस एक लास्ट क्लॉज और देख लेते हैं अभी का। तो इसमें क्या है, हाँ असेंडिंग लिख सकते हैं, बट अभी कुछ नहीं लिखा है ना, तो असेंडिंग है वो। बट इसको अगर डिसेंडिंग कर दिया जाए तो अब आप एक्सपेक्टेड समझ सकते हो कि कैटेगरी फर्नीचर तो आई, बट पहले फिर टेबल्स अरेंज हुए। तो ऐसे कर सकते हैं। अगर कुछ दोगे तो वो उसको लेगा, और नहीं दोगे तो वो असेंडिंग तो ले ही लेगा। अब देखते हैं लिमिट। ये जो लिमिट क्लॉज होता है, ये सबसे लास्ट वाला भी एक लिए अपन देख रहे हैं। लिमिट का मतलब होता है किसी चीज को लिमिटेड कर देना, मतलब जो भी चीज आ रही है उसको लिमिट अप्लाई कर देना। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी क्वेरी करी, अभी कैसी भी क्वेरी हो सकती है, इसका जो आउटपुट आ रहा है, ये आ रहा था कुछ 240 रोज में। ठीक है, तो ये पूरा डेटा था, इसमें 240 रोज थी। बट अगर अपन ने लिमिट लगा दी 10 की, तो क्या होगा, इसकी सबसे टॉप का 10 रोज अलग हो जाएंगी, और अपने को जो फाइनल आउटपुट आएगा वो सिर्फ ऊपर की ही 10 रोज दिखेंगी। ठीक है, तो इसको अपन अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि ये वाला सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टोर,
इसमें सबसे पहले अपन ने देखे कि पहला ट्रांजेक्शन है कुछ 44 सेल्स का, अगला 2000 की और एक 1000, ये टॉप के तीन है। तो अगर इसके बाद अपन ने ऐसा लगा दिया कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टोर लिमिट टू 3, तो ये जो भी अभी आउटपुट आया उसकी सिर्फ अब टॉप की तीन रो बचाई उसने, 44, ये वाली और ये वाली। आया कि लिमिट में आप जितने नंबर लिखोगे उतने रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे, और वो भी कहाँ से, टॉप से। अब इसमें एक जानने वाली इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो लिमिट का काम होता है, लिमिट का काम होता है ऑर्डर बाय के बाद में। इसके ऑर्डर में ऑर्डर बाय पहले अरेंज होता है, इसका मतलब डेटा पहले रीअरेंज हो जाएगा और उसके बाद लिमिट काम करेगा। तो इससे कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको निकालना है टॉप 5 हाईएस्ट सेल्स के रिकॉर्ड, तो जो भी डेटा है, जो भी अपना डेटा आ रहा है, उसको अगर पहले रीऑर्डर कर दिया, किसके बेस पे, जहाँ सेल्स डिसेंडिंग हो, तो सबसे बड़े अमाउंट सबसे ऊपर होंगे और फिर छोटे अमाउंट। और फिर अपन ने इसको कट किया कितने पे, टॉप 5 देखना था, तो लिमिट लगा दी 5 की। तो इससे क्या होगा, अपने को सिर्फ टॉप के 5 ही रिकॉर्ड मिलेंगे। ये वाला ट्राई करके देखो, कि आपको सब कुछ दिखाना है, शो ऑल द रिकॉर्ड्स वेयर द सेल्स इज इन टॉप 5। टॉप 5 सेल्स। आ गई। हाँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर, फिर जो रिटर्न आया, सब कुछ सारे रिकॉर्ड आ गए अपने, उनको ऑर्डर बाय करना है। ऑर्डर बाय करेंगे सेल्स डिसेंडिंग के ऑर्डर पे, फिर उसके बाद लिखेंगे लिमिट टू 5। अगर आपको ऑर्डर डेटा को लिमिट करना है, जैसे टॉप हो गया या बॉटम हो गया, इस टाइप से अगर क्वेश्चन है, तो ऑर्डर बाय लगे। और मेजरली जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना लिमिट वाले, वो मेजरली ऑर्डर के साथ ही बनते हैं। सेल्स के बेस पे कभी किया ही नहीं इसने। इसने जो आउटपुट आ रहा था, जो डिफॉल्ट आउटपुट था, वो तो आइडेंटिफिकेशन के लिए था कि डिफॉल्ट आउटपुट क्या है, कि पहले ये अमाउंट है, पहले ये अमाउंट और फिर ये डिफॉल्ट ऑर्डर था उनका। जैसे अगर सिर्फ इतनी क्वेरी लिख के रन के थे, तो पूरी रिकॉर्ड में सिर्फ टॉप में यही तीन थे। तो उनको बस आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे पहले फ्रैंक है, फिर रिक है और फिर ये काइंड ऑफ सीरियल नंबर वाइज। हाँ, सिर्फ टॉप की तीन, इसने कुछ अभी ऑर्डर नहीं देखा। कहाँ किया। टॉप 3, अगर अपने को टॉप 3 बाय सेल्स निकालना होता, तो अभी इसमें तो अपने ऑर्डर बाय लिखा ही नहीं है। इसमें आप देखना टॉप 3 है, टॉप 5 में इसी ऑर्डर में है। कोई अरेंज नहीं है, ना तो नेम अरेंज है, ना सिटी, ना कुछ। ठीक है, टॉप 5 सिर्फ और सिर्फ टॉप का काम कर रहा है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। टॉप 3 ट्रांजेक्शन, मतलब टॉप के 3 ट्रांजेक्शन, बट किसके बेस पे, जहां सेल सबसे हाईएस्ट है, मतलब ऑर्डर करना रहेगा सेल्स को डिसेंडिंग से। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट रीजन के ही ट्रांजेक्शन होने चाहिए वो टॉप 3। हाँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टोर। हाँ, वेयर, वेयर क्यों, क्योंकि फिल्टर करना है, तो रीजन ईस्ट कर दिया, तो पहले सिर्फ ईस्ट का डेटा मिला आपको, उसके बाद फिर, हाँ, ऑर्डर बाय सेल्स डिसेंडिंग, फिर लिमिट 3।
आया, हर चीज आपको इमेजिन करनी रहेगी कि जो डेटा आया, सबसे पहली बार स्टोर से डेटा आया, फिर अपन उसे कट किया और सिर्फ ईस्ट रीजन का डेटा रखा, फिर इसे ऑर्डर किया, सेल्स मतलब ईस्ट वाले में सबसे हाईएस्ट सबसे ऊपर, सबसे लोएस्ट सबसे नीचे, फिर अपन ने इसे कट किया और सिर्फ क्या लाए, टॉप 3। तो ऐसे वो एक एक करके चीजें अप्लाई। ये कैसे आता, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टोर वेयर रीजन इक्वल्स टू ईस्ट, ऑर्डर बाय सेल्स डिसेंडिंग एंड लिमिट टू 3। और जैसे रन किया तो ये तीनों ही ईस्ट के ट्रांजेक्शन सबसे हाईएस्ट ईस्ट के ट्रांजेक्शन। अब ये तो और ज्यादा थोड़ा सा बढ़ा दिया इसको, इसको अब डिकोड करके देखो, इसको फाइंड करके कैसे निकाल सकते हो। सारी इंडिविजुअल चीजें तो अपन ने पढ़ी हैं कि एस से शुरू होने वाला कैसे ढूंढ सकते हैं, रीजन ईस्ट कैसे कर सकते हैं, टॉप 10 कैसे निकाल सकते हैं, हाईएस्ट प्रॉफिट के बेस पे अरेंज कैसे कर सकते हैं। बस आपको सब कुछ कंपाइल करके एक ही क्वेरी में लिखना रहेगा। कौन सा, नेम के लिए? नेम के लिए अपने को लाइक लिखना रहता है। जैसे अगर अपन वेयर लिखें, वेयर नेम लाइक एस परसेंट, और साथ ही साथ रीजन ईस्ट चाहिए, तो एंड, तो अगला वाला क्या होगा, एंड रीजन इक्वल्स ईस्ट। क्या हुआ है, करके देखें। सबसे पहले तो नेम रीजन और प्रॉफिट का ही कॉलम चाहिए, तो अपन ने क्या लगाया, सिलेक्ट नेम रीजन और प्रॉफिट फ्रॉम स्टोर। फिर नेम के लिए कि ऐसे ही शुरू होना चाहिए, तो अपन लगाएंगे वेयर नेम लाइक एस परसेंट। तो ये एक कंडीशन हो गई। साथ ही साथ एंड रीजन इक्वल्स टू ईस्ट होना चाहिए, तो अपन ऐसे भी लगाएंगे, एंड रीजन इक्वल्स टू ईस्ट। ये दोनों को हैंडल कर लेगा कि जहाँ पे रीजन भी ईस्ट होगा और नेम भी एस परसेंट से शुरू होगा, वही आएगा। हाँ,
परसेंटेज नहीं लगाए तो अच्छा ऐसे एस नाम से कोई भी नहीं आ रहा, देखो। अच्छा आपने ये ब्रैकेट लगाया ना, उसके बीच में देखो स्पेस बना दिया, स्पेस एस परसेंट स्पेस, इसको फिक्स करके देखो एक बार। तो वेयर में ही हुआ है कुछ, और फिर बस ऑर्डर करना है प्रॉफिट को, तो अपन ने लिखा ऑर्डर बाय प्रॉफिट। हाँ वो स्पेस से क्या उसने लिटरली ले लिया कि स्पेस होना चाहिए और फिर एस आना चाहिए, प्रॉफिट डिसेंडिंग, फिर लिमिट टू 10, लिमिट ऑफ 10। ठीक है, तो इस क्वेरी को आप लिखोगे तो ये डायरेक्टली इसी डेटा को शो करेगा। हाँ, फिर वेयर के साथ जितनी भी एडिशनल कंडीशन है वो सब और सब एंड और के साथ ही क्लब होंगी। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं फिर अपन, और इसके आगे जो रहेगा, लिमिट के आगे, लिमिट का थोड़ा सा और पार्ट बचा, वो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी के लिए फिर यहाँ पे क्लास एंड करते हैं।